एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स विच इज प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। तो भाई प्रोटीन्स जो है हमारे मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है लिविंग सिस्टम के। ये आपके चीज सोर्सेस है जो आपकी मतलब जहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है, दैट इज मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट। ठीक है, ये आपके हर पार्ट ऑफ बॉडी में आपके प्रेजेंट है और ये फंडामेंटल बेसिस है आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ लाइफ का। ठीक है, आपकी ग्रोथ आपके मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए चाहिए। ये आपका जो प्रोटीन है, ये ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, इससे आया है। इसका प्रोटियोस का मतलब होता है कि प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस का। राइट, जितने भी आपके पास प्रोटीन्स हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। और अब हम जानते हैं अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। अमाइनो एसिड ऐसे हैं आपके जहाँ पे ऐसे ही आपके पास कंपाउंड है जहाँ पे एक तो आपके पास अमाइनो ग्रुप है और एक आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि अमाइनो एंड एसिड, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, उसको हम क्लासीफाई करते हैं टू अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। ठीक है, पर आपके जितने भी प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस से आपके पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा अल्फा अमाइनो एसिड्स बनते हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स। ये है आपके अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा यानी एजिस कार्बन के साथ आपका COOH है, उसी के साथ आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड है सेम कार्बन के ऊपर ही। ठीक है, और ये जो आर है, ये आपकी आर है आपकी साइड चेन, कुछ भी हो सकती है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, जितने भी आपके पास जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं आपके पास टोटल, जो आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं, इन सभी के नाम जो है ना, दे आर ट्रिवियल नेम, यानी कि कॉमन नेम से आए हैं। सो यानी कि यहाँ पे जितने भी आप नाम देखोगे तो वो नाम का कोई IUPAC सिस्टम नहीं है, या अभी तक कह लो IUPAC ने अभी इसमें पैर नहीं धरा। इसकी मर्जी है IUPAC की कि अभी इस तक अभी अमाइनो एसिड्स के ऊपर जितने भी उनके नाम है, ठीक है, वो सारे उनके कॉमन नेम्स हैं। राइट, तो मतलब डिपेंड करता है उनके कोई ना कोई सोर्स से या उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी से वो आए हैं। जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ग्लाइसिन का जो टेस्ट है दैट इज स्वीट इन टेस्ट। ये ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोस, इसका मतलब है स्वीट। एक और आपके पास अमाइनो एसिड होता है विच इज टायरोसिन। टायरोसिन आपका चीज से आया और ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को आप जनरली 3 लेटर सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हो, कभी कभार आप 1 लेटर सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास ये 20 अमाइनो एसिड्स हैं, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर 20 अमाइनो एसिड्स। इन सभी का आपके पास ये टेबल दिया हुआ है। ठीक है, NCERT में। इसको आप एक बार देख लेना, अभी आप याद मत करो अभी फिलहाल, पर इसको आप देख लो अच्छे से कि होते क्या है, इनके नाम के बारे में थोड़ा सा इसको देख लेना, अदरवाइज इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा, जिन पे एस्ट्रिक्स लगाई एसेंशियल अमाइनो एसिड क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सभी के बारे में अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्लासीफाई करेंगे अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आपके एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, या न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन के उनके कितने अमाइनो ग्रुप्स हैं और कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। आपको पता है अमाइनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, कार्बोक्सिल ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर। सो डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है, सेम नंबर ऑफ जितने कार्बोक्सिल उतने अमाइनो ग्रुप, तो आपका अमाइनो एसिड इज न्यूट्रल। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो वो बेसिक है। अगर ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप है एज कम्पेयर टू अमाइनो ग्रुप, तो वो एसिडिक है। ठीक है, और अच्छा, दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड की, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ऐसे अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज अपने आप हो सकते हैं, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, नॉन एसेंशियल क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में अपने आप बन रहे हैं, तो इसको सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऐसे अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, जिनको डाइट से ही हमें लेना होता है, दे आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दे आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अच्छा, तो ये जो मैंने 20 में से ये जो 10 अमाइनो एसिड्स जिनको मैंने ऐसे किया है, मार्क किया है, दे आर योर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। याद रखने के लिए इसको आप एक निमोनिक यूज़ कर सकते हो, पुट टिम हॉल, पुट टिम हॉल। ठीक है, सॉरी, PVT टिम हॉल, PVT इट्स नॉट पुट, इट्स PVT। ठीक है, PVT टिम हॉल। ठीक है, प्राइवेट
टिम हॉल, ऐसे भी याद रख सकते हो। पी यानी कि फिनाइलएनालीन, वी यानी कि वलीन, टी इज यानी थ्रियोनिन। नेक्स्ट टिम वाला जो टी है दैट इज ट्रिप्टोफैन, आई इज फॉर आइसोल्यूसिन, एम इज फॉर मिथियोनिन। हॉल में जो एच है दैट इज फॉर हिस्टिडीन, ए इज फॉर आर्जिनिन, एल इज फॉर ल्यूसिन एंड नेक्स्ट एल इज फॉर लाइसिन। ठीक है, ऐसे से आप एक तरह से आप याद रख सकते हो 20 अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, अच्छा दूसरा जो आपने अभी देखे एसिडिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड, इनकी आप एक एक एग्जांपल याद रख सकते हो। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, नाम में आ गया एसिड तो ये क्या है आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स। न्यूट्रल अमाइनो एसिड आपके आ जाएगी ग्लाइसिन आ जाएगी, एलानिन आ जाएगी, और बेसिक में आपके पास लाइसिन आ जाएगी और आर्जिनिन आ जाएगी। राइट, तो अभी इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह इनमें मत जाओ, ज़्यादा सिर्फ इतने याद रखो कि एसिडिक में आपके पास कार्बोक्सिल ज़्यादा होंगे, बेसिक में अमाइनो ज़्यादा होंगे, न्यूट्रल में दोनों बराबर बराबर होंगे, जितने कार्बोक्सिल उतने ही अमाइनो ग्रुप होंगे। राइट, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर, तो अमाइनो एसिड आपके यूजुअली कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये आपके वाटर सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग सॉलिड है, ये बिहेव लाइक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो रैदर देन सिंपल अमाइन या सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, अच्छा ये आपका सॉल्ट वाला बिहेवियर क्यों आता है कि आपके, क्योंकि एसिडिक और बेसिक ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में है, तो होता क्या है एक्वा सॉल्यूशन में ना, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप वो अपना प्रोटॉन लूज कर देता है। ठीक है, और ये जो अमाइनो ग्रुप है ये प्रोटॉन वो वाला गेन कर लेता है। ठीक है, ये गेन कर लेता है और इस तरह से आपके पास एक आयनिक फॉर्म में आपके पास सिस्टम बनता है सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, आपके पास डाइपोलर आयन होते हैं, दो पोल होते हैं, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा आपने कुछ नहीं करना, आपने आपके पास इस तरह से है ना, ये आर सी, एक एच, एक सी ओ एच और एक NH2। ठीक है, बस NH2 में NH3 प्लस कर दो और ये COOH में H उड़ा दो और नेगेटिव कर दो, बस इसको आप कहते हो ज्विटर आयन। ज्विटर आयन में क्या होता है, आपके पास डाइपोल होते हैं, इस वजह से ये पानी में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस करता है और इससे भी सॉल्युबल होता है, पोलर बन जाता है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अच्छा होता ये न्यूट्रल ही है, होगा ये न्यूट्रल ही, क्योंकि एक पॉजिटिव एक चार्ज है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ज्विटर आयन फॉर्म में ना अमाइनो एसिड आपको नॉर्मल में नहीं, पर ज्विटर आयन फॉर्म में आपको अमाइनो एसिड जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि ये एसिड के साथ भी और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। राइट, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी आपके नेचुरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स है ना, वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। वाई ग्लाइसिन, बिकॉज अगर आप ग्लाइसिन को देखो तो ग्लाइसिन में ना जो आपका आर है दैट इज एच। सो आपके पास ये जैसे मान लो ये आपका एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एच लिख दूँ यहाँ पे भी, ठीक है, तो आपके पास दो हाइड्रोजन आ गए, एक ये के, तो ऑप्टिकली एक्टिव की सिंपल कंडीशन है कि पहली बात आपका कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक हो, यानी कि चारों ग्रुप उसके अलग अलग हो। तो ऑलरेडी अगर आपके पास दो सेम आ गए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं। सो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे आपके ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि उनका अल्फा कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक है। ये डी एंड एल फॉर्म में रहते हैं आपके पास। नेचुरली अकरिंग जो अमाइनो एसिड है उनमें मोस्टली एल कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, और एल अमाइनो एसिड में क्या होता है, आप NH2 ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो लाइक दिस, इस तरह से आप इसको लिखते हो कि NH2 आपका लेफ्ट साइड पे आए। सो एल अमाइनो एसिड यानी NH2 आपका लेफ्ट साइड पे आए। तो कल हम देख रहे थे जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है तो उनमें OH D and L होता था कि OH जो है वो राइट है तो D, तो लेफ्ट है तो L। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड में अगर अमाइनो ग्रुप अगर लेफ्ट है तो L, राइट है तो D। तो आपके पास नेचुरली L अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो आप इस तरह से आप इसको लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। आपने देखा कि भाई प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स है आपके अल्फा अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वाया पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है आपकी, एक तरह से अमाइड बॉन्ड बनता है बिटवीन COOH एंड NH2। ठीक है, होगा क्या, ये आपके पास मान लो ये आपके दो अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक का निकला OH, ठीक है, और एक का निकला हाइड्रोजन, H2O बन के बाहर पानी निकल गया, और क्या कौन सा बॉन्ड बना, CONH बॉन्ड क्या होता है आपका, अमाइड बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, ये आपकी पेप्टाइड लिंकेज जो है ना ये मतलब सेम में भी हो सकती है, सेम अमाइनो एसिड्स में भी हो सकती है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट अमाइनो एसिड है, एक है ग्लाइसिन,
ठीक है, दिस इज योर ग्लाइसिन एंड दिस इज योर एलानिन। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना रिएक्शन का, इसको आप बोलोगे डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्यों? क्योंकि ये दो अमीनो एसिड से मिलके बना, तो इस बॉन्ड को पूरे आपको बोलोगे डाइपेप्टाइड। जैसे यहाँ पे ये क्योंकि ग्लाइसिन और एलानिन से बना, तो इसको आप बोलोगे ग्लाइसाइल एलानिन, ग्लाइसाइल एनालिन। ठीक है, अगर तीसरा लग जाए डाइपेप्टाइड के साथ तो उसको बोलोगे ट्राइपेप्टाइड। 4 लग जाए टेट्रा, 5 लग जाए पेंटा, 6 लग जाए हेक्सा। ठीक है, ऐसे करते करते आप बढ़ाते जाओ। अच्छा, अगर आपके पास नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड्स इज मोर देन 10, तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड। तो हम अभी हम कहाँ तक पहुंचे? अमीनो एसिड से पहुंचे पेप्टाइड, पेप्टाइड से पहुंचे हम अभी पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या? अगर आपके पास मोर देन 10 पेप्टाइड लिंकेजेस हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जनरली पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो देन 10,000 यूनिट्स, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को अगर पॉलीपेप्टाइड से हमने प्रोटीन में जाना तो आपके पास ग्रेटर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हो और ग्रेटर देन 10,000 जो इसका मास हो, ग्रेटर देन 10,000 मास। ठीक है, ग्रेटर देन 10,000 यूनिट मास हो इसका। ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन कौन सी है? आपकी इंसुलिन। ठीक है, एक्सेप्शन है आपकी, भाई एक सेकेंड, एक्सेप्शन है आपकी इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा है आपके पास प्रोटीन जहाँ पे आपके पॉलीपेप्टाइड कितने हैं, कितने अमीनो एसिड से बने हैं? 51। नॉर्मली प्रोटीन में कितने चाहिए? 100 अमीनो एसिड की कम से कम। ठीक है, पर इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है? 51 की। ठीक है, तो इसलिए हम पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में इतनी शार्प डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन पॉलीपेप्टाइड और कौन प्रोटीन है। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर मैं प्रोटीन की क्लासिफिकेशन करूँ तो हम दो तरह से कर सकते हैं, उनकी शेप के ऊपर, उनकी कैसे मॉलिक्यूलर शेप है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन के नाम से है, फाइबर के जैसे है कि जब आपके पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपकी पैरेलल चले और उनको हेल्ड किया जाता है बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से ये हेल्ड होते हैं, पैरेलली चलते हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाए। ऐसे प्रोटीन्स आपके जनरली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, इसको आप बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जैसे कैराटिन हो गई आपके हेयर वूल सिल्क में होता है, देन मायोसिन होगी आपके मसल्स में होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन यानी कि जो गोल गोल जैसा सा हो। ठीक है, एक तरह से स्फेरिकल की शेप जैसा हो। ठीक है, अगर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अब स्ट्रेट नहीं है, अब स्फेरिकल फॉर्म ले गई है। ठीक है, ये आपके यूजुअली पानी में सॉल्युबल होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ये आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आपका 4 तरह से होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन उसमें हो सकती हैं और हर प्रोटीन में ना अमाइनो एसिड एकदम से ऐसे एक सीक्वेंस में ऐसे लिंक होता है। ठीक है, एक सीक्वेंस में ऐसे लिंक होता है। ठीक है, और अगर आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर दोगे तो आपकी प्रोटीन की, आपकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस अगर आपने चेंज की तो आपका प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा? अमाइनो एसिड आपके एक स्ट्रेट चेन में ऐसे बंधे होते हैं, सीधी सी बात है। अगर देखता हूँ, अगर मेरे पास फोटो है, यस, ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है यहाँ पे कि आपके पास ये जो अमाइनो एसिड है ना, वो स्ट्रेट चेन में ऐसे ऐसे एकदम सीधे सीधे से ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसे सीधे सीधे आप इससे बंधे हुए हैं। ठीक है, इसको आप बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आपने इस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में कुछ भी छेड़छाड़ की तो आपका प्रोटीन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अमाइनो एसिड पूरा नया बनेगा। ठीक है, तो ये हम इसमें ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं जाएंगे कि कैसे सीक्वेंस चेंज करने से और क्या क्या होता है, बट काफ़ी कुछ होता है। ये तो बात है कि काफ़ी कुछ होता है और अभी हम देख भी रहे हैं रिसेंटली कैसे इसमें एडवांसेस आ रहे हैं जेनेटिक्स में। कि अभी मैं देख रहा था एक केस के, वहाँ पर था कि आपके कोई मतलब छोटा सा न्यूबॉर्न था, कुछ महीनों का ही था, तो उसके लिवर को एक जीन था जो मतलब एक पर्टिकुलर कोई ऐसा कंपाउंड उसको नहीं कर पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने उसके मतलब जेनेटिक कोड में देखा कि ये एक कोड मिसिंग है और एक कोड को चेंज करके वो ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कुछ
चेंजेस आती हैं, बट वो आप आगे फर्दर क्लासेस में देखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आगे फर्दर दो टाइप्स है कि वो आपके जो आपकी लॉन्ग चेन है ना, उनकी एक शेप बननी शुरू हो जाती है। प्राइमरी में ऐसे सिर्फ चेन्स है, सेकेंडरी में आपकी चेन की फॉर्म बननी शुरू हो जाती है। किस तरह से? एक होती है आपकी अल्फा हेलिक्स, एक होती है आपकी बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स लाइक कुछ इस तरह से आपका ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा ना, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड में ऐसे आपके पास ये ऐसे प्लीट्स सी बनी है ना, प्लीट्स। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे ऐसे शीट्स की तरह ऐसे को इसको हमने खींच दिया, इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं। देखो, अल्फा हेलिक्स आपका मोस्ट कॉमन वे है जिसमें आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एग्जिस्ट करती है। होता है क्या, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये राइट हैंड स्क्रू ऐसे ऐसे राइट हैंड स्क्रू की तरह ऐसे इस तरह से ये कॉइलिंग होती है प्रोटीन्स की वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका एक राइट हैंड स्क्रू मतलब राइट हैंड ऐसे हेलिकल आपका बनता है। ठीक है, और जो आपके बीटा प्लीटेड है, बीटा प्लीटेड में आपके जो पेप्टाइड चेन है वो इससे पूरा मैक्सिमम एक्सटेंशन तक उसको हम स्ट्रेच आउट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको हम साइड बाय साइड ले करते हैं जो आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से टुगेदर एक से साथ में रहती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसको देख के थोड़ा सा घबराना मत, इसलिए मैंने ये ऐड किया ये फिगर ये इसमें जैसे शीट्स की जैसे ये दिखता है आपको बिल्कुल। ठीक है, देन है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर। अब ये जो आपकी अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड है ना, ये अब और इनमें कॉइलिंग होगी, अब और कॉइलिंग होगी। ठीक है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपका रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपने और अब फोल्ड कर दिया। ठीक है, इससे फिर आपके दो तरह की मेजर शेप आती है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। अभी आपने पढ़ा फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना। तो फाइबर ये होता क्या है एक्चुअली, ये क्यों सेकेंडरी या टर्शियरी प्रोटीन क्यों ऐसे स्टेबलाइज रहते हैं फोल्डिंग में? क्योंकि एक तो उनमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इनमें डाइसल्फाइड लिंकेज, एक होती है वेंटर वॉल्स अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये चार फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वेंटर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये चार फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिस वजह से आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ ये कॉइलिंग इस तरह से होती है आपकी। ये आपका कॉइल एक और कॉइलिंग होगी और कॉइलिंग होगी इसकी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। पहले इसको देख ही लेते हैं। पहले क्वाटरनरी में देख रहे हो ऐसे टर्शरी वाले स्ट्रक्चर्स मिक्स हो के एक ऐसा कचरा सा एकदम से बन गया ना, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका कि आपके दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, जिनको आप सब यूनिट बोलते हो, उन सब यूनिट्स को ऐसे ऐसे मरोड़ के ऐसे जो अरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अरेंजमेंट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे दी हुई है, आप इस यहाँ से भी देख सकते हो कि प्राइमरी आपकी ऐसे सीधी एक चेन है, सेकेंडरी में उसकी थोड़ी शेप बननी शुरू होगी, टर्शरी में और कॉइलिंग होगी, क्वाटरनरी में तो फिर ऐसे कॉइलिंग का बड़ा सा हो गया। ठीक है, तो ये है आपकी थोड़ी सी शेप्स। नेक्स्ट आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचर यानी कि आप उसके नेचर को खराब कर रहे हो प्रोटीन की। तो प्रोटीन में आपके जो पता आपको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर प्रोटीन आपका ऐसे बिल्कुल ठीक हालात में हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। क्या बोलेंगे? नेटिव प्रोटीन। बट अगर हम उसमें नेटिव फॉर्म में उसको हम फिजिकल चेंजेस करें, जैसे टेम्परेचर चेंज कर दे, केमिकल चेंज कर दे, लाइक पीएच में हाइड्रोजन बॉन्ड को मतलब हम डिस्टर्ब कर दें किसी तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होने से आपका ये जो आपके ग्लोब्यूल्स है ना, ऐसे कॉइलिंग ऐसे कितनी सी कॉइल हुई है वैसे टूटनी शुरू हो जाती है। कॉइल जब टूटती है, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं, उस वजह से आपके ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होते हैं, हेलिक्स आपका अनकॉइल्ड हो जाती है और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। तो
इनके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन में आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो बट ऑफ कोर्स उसकी प्रॉपर्टीज़ फिर चेंज हो जाएंगी जो नॉर्मली प्रोटीन की होनी चाहिए थी। तो इसकी एग्जांपल आपके पास कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, ठीक है, आपका जो एग वाइट आपका कोगुलेट कर देता है बॉइलिंग पे, या कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी आपका क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया, उसकी जो दही बनती है ना, उसकी जब आप उसको कर्डल करते हो, आपको सॉरी उसका जो पनीर सा बनता है दूध में जैसे आप डालते हो कुछ भी एसिड, है ना, तो वो भी आपकी डीनेचुरेशन की ही एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन आपका भाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इनसॉल्युबिलिटी ऑफ इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स, व्हाई? भाई सीधी सी बात है, एक तो उसमें होता है स्विट्राइन, उसमें होती है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा इनमें सॉल्ट लाइक करेक्टर होता है, तो इस वजह से ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग? भाई कहाँ जाता होगा अगर बॉयल करते हो, तो एग जब बॉयल करते हो प्रोटीन्स में आपकी डीनेचुरेशन आएगी, उस फिर वो कोगुलेट करते हैं, तो पानी माना जाता है कि उसमें या एडजॉर्ब होता है या एब्जॉर्ब होगा, या एडजॉर्ब सरफेस पे स्टिक करेगा या एब्जॉर्ब उसके अंदर चला जाएगा कोगुलेटेड प्रोटीन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स आपके बड़े एसेंशियल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, या इनको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ये आपकी जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको ये कैटलाइज करते हैं, ठीक है। और मोस्टली जितने भी आपके एंजाइम है दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। और ये एंजाइम्स की बड़ी खास बात है, एंजाइम्स आपके बड़े स्पेसिफिक है फॉर पर्टिकुलर एक्शन एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है। देखा जाए तो एंजाइम से ही इंस्पायर होके आपके कैटलिस्ट बने हैं, ठीक है। एंजाइम्स तो आप जब से ह्यूमन मतलब है, जब से आपके एनिमल्स हैं ह्यूमंस है उनमें तो एंजाइम्स है, कैटलिस्ट तो उनसे इंस्पायर होके बने हैं। एंजाइम का पर्पस क्या होता है? ये आपकी जो रिएक्शन है ना, जो आपका मतलब कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हो, जो जो चीज़ें आप जानते हो वही वही चीज़ें एक्चुअली एंजाइम आपका करता है, ठीक है। तो होता क्या है ये, मतलब एक तो सबसे पहली बात ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बड़े स्पेसिफिक है, ठीक है। ये किस तरह की रिएक्शंस के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो जनरली इनका नेमिंग जो होती है वो या तो होती है कि भाई कैसे ये काम करते हैं, है ना, किस कंपाउंड के ऊपर ये काम करते हैं। जैसे आपके पास एंजाइम है माल्टेस, माल्टेस आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस में काम करेगा। जब आप माल्टोस की हाइड्रोलिसिस करो तो उसमें आपको माल्टेस एंजाइम चाहिए होगा। या कुछ एंजाइम्स की हम नेमिंग करते हैं आफ्टर कि कैसे वो रिएक्शन शो करते हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टस एंजाइम होते हैं हमारे पास। ऑक्सीडो रिडक्टस ऐसे एंजाइम जो आपके एक कैटलिस्ट की एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन करें, सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट। याद रखना बायोकेमिस्ट्री में हम रिएक्टेंट को, जैसे केमिस्ट्री में हम रिएक्टेंट बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट की क्या करे, ऑक्सीडेशन करे और दूसरे की साइमल्टेनियस रिडक्शन कर दे, ठीक है, एक की ऑक्सीडेशन दूसरे की रिडक्शन कर दे, ठीक है। ऐसे ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है। याद रखना जितने भी आपके एंजाइम है उनको हम उनके नेम के आगे आगे एस लगाते हैं, उनकी एंडिंग हम एस से करते हैं। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, ये बड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं आपको रिएक्शन में, ठीक है। इसका सेम काम है जैसे आपके केमिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। और ये आपका करते क्या, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज करनी है, उसके लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए 6.22 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी आपको चाहिए 6.22 किलो जूल पर मोल। बट अगर आप इसको एंजाइम है आपका सुक्रेस, अगर आप सुक्रेस की प्रेजेंस में करो कि यही वाली रिएक्शन, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए सिर्फ 2.15 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रिड्यूस हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या है, आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। पर अगर हम वो स्मॉल अमाउंट भी नहीं लेते और उनकी जो डेफिशिएंसी हो जाए हमारे में, तो उनसे हमें स्पेसिफिक डिजीजेस होती हैं। ऐसे तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं वाइटामिन्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स जो है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, प्लांट्स करते हैं जिस वजह से वो हमारे फूड फैक्टर में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइटामिन्स, ठीक है। और जनरली आपके जो वाइटामिन्स हैं वो आपकी डाइट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आपने डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं कि दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन अ डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात,
कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपको स्मॉल अमाउंट में चाहिए, थोड़ी अमाउंट में चाहिए, सो दैट कि आपके जो आपकी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल तरीके से होती रहे, आपकी ग्रोथ एंड हेल्थ आपकी है वो ऑप्टिमल रहे। ठीक है, अगर ये थोड़ी अमाउंट में ही, अगर आप थोड़ी अमाउंट में नहीं ले रहे इनको, ठीक है, और इनको आप सोच रहे हो यार ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा ले लें, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ वाइटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल। तो ज़्यादा नहीं लेना होता है इनको, थोड़ी अमाउंट में लेना होता है। इनको आप डेजिग्नेट करते हो बाई अल्फ़ाबेट्स ABCD एक्सेट्रा, या इनके आगे फर्दर सब ग्रुप बनाते हैं जैसे B1 B2 B6 B12, ठीक है, इनके आगे फर्दर सब ग्रुप्स आप बनाते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूँ वाइटामिन की, दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ऐसे वाइटामिन जो आपके फैट या ऑयल्स में सॉल्युबल है पर पानी में इनसॉल्युबल है, इनको आप बोलोगे फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल ऐसे वाइटामिन जो आपके वाटर में सॉल्युबल है बट फैट में इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनको आप बोलोगे वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल में आपके आते हैं वाइटामिन A, D, E एंड K, ठीक है, एंड वाटर सॉल्युबल में आपके आते हैं B एंड C के। विटामिन B1 B2 B6 ये सारे आपके है वाटर सॉल्युबल, सिर्फ एक B12 है, ये भी आपका फैट सॉल्युबल है, एक्सेप्ट B12, बाकी सभी आपके विटामिन बी के जितने भी आपके हैं B1 B2 B6 एंड विटामिन C ये आपके वाटर सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है ना, इनको रेगुलरली आपको लेना होता है डाइट में, बिकॉज ये आपके थ्रू यूरिन ये रेगुलरली एक्सक्रीट होते रहते हैं। सो विटामिन B एंड विटामिन C are very much required in our diet in regular amounts। ठीक है, अच्छा इसको याद रखना बड़ा सिंपल सा है, याद रखो फाड के B12, क्या याद रखना, फाड के B12, F फॉर फैट सॉल्युबल, कौन से, A, D, K, E एंड B12, ठीक है, फैट सॉल्युबल A, D, K, E एंड B12, फाड के B12, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चंस आते हैं भाई, थोड़ा सा इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये टेबल है इसलिए मैंने इस पर कोई मार्किंग की नहीं, क्योंकि क्या ही मार्क करूँ, सारा कुछ ही इसमें तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये टेबल याद रखना होता है आपको, ये वाला, ठीक है, कर लो, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा कि इनका मतलब इनके सोर्सेज क्या हैं वाइटामिन के, और इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या हैं इनकी। ठीक है, तो भाई अगर अगर आप ले रहे हो विटामिन ए में आपको मिलता है फिश लिवर ऑयल में, कैरेट्स में, बटर में और मिल्क में मिलता है। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी आपको होती है जीरोथैल्मिया। ये क्या होती है एक्चुअली, आपकी आई का जो कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है, या इनसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जो आपकी बेसिकली आंखों के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। विटामिन B1 इसको आप थायामीन भी बोलते हो, ये आपका यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स में मिलता है आपको। ठीक है, इनके डेफिशिएंसी से आपको बेरी यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, या रिटार्डेड ग्रोथ आपकी होगी। ठीक है, और आपकी नहीं होगी जिनको डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो विटामिन B2 को आप बोलते हो राइबोफ्लेविन। इसके सोर्सेस है मिल्क, एग वाइट, लिवर एंड किडनी। ठीक है, तो इसके डेफिशिएंसी से आपको किलोसिस होती है, मतलब ये होती है एक्चुअली, जो आपके फिशेस बन जाते हैं ना आपके माउथ के कॉर्नर्स में से कट से पड़ जाते हैं, उसको बोलते हो किलोसिस। ठीक है, यहाँ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, बर्निंग सेंसेशन होती है आपकी स्किन में। ठीक है, B2 से। विटामिन B6 की अगर डेफिशिएंसी हो तो इसको तो विटामिन B6 को बोलते हैं पेरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके सोर्सेस आपकी यीस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स एंड ग्राम्स। इससे आपको क्या होता है, कन्वल्शंस, यानी कि आपके जो मसल्स है ना वो उनका इनवॉलेंट्री उनमें ट्विचिंग होती है। ट्विचिंग यानी कि एकदम से उनके कॉन्ट्रैक्टिंग, एकदम से रिलैक्स, जैसे ना आपके मसल्स है ना वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते, एकदम से इनवॉलेंट्री कोलैप्स, मतलब ऐसे एकदम से ट्विचिंग होनी शुरू हो जाएगी, एकदम से कोलैप्स कर जाएंगे, एकदम से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो कन्वल्शंस। विटामिन B12 इनके सोर्सेस है मीट, फिश, एग एंड कर्ड। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, परनीशियस एनीमिया, यानी कि आपके जो आपका हेमोग्लोबिन है उसमें RBCs की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। विटामिन C इसको आप जानते ही होंगे, ये तो बड़ा फेमस है, विटामिन C नाम तो सुना ही होगा। तो विटामिन C इज अस्कॉर्बिक एसिड, इसके सोर्सेस है सिट्रस फ्रूट्स, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड इसकी डेफिशिएंसी से आपको होती है स्कर्वी, यानी कि आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, विटामिन D की बात करें तो ये है, इसका सोर्स है एक तो आपका सनलाइट, ठीक है, फिश एंड एग योक।
ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स यानी कि बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अगर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उनकी बोन्स में डिफॉर्मिटीज आएंगी, वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी बोन्स जो है वो संभाल नहीं पाएंगी, उनकी बोन्स में डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी। अगर बड़ों में है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया ऑस्टोमलेशिया क्या होती है कि आपके जो अडल्ट हैं उनकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और जॉइंट पेन रहती है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई के सोर्सेस है वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड सो ऑन, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से आपके इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज आपके बड़े वीक हो जाते हैं, बड़े फ्रेजाइल हो जाते हैं और मस्कुलर वीकनेस होती है इससे। और विटामिन के जो सोर्सेस है दे आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड इनकी डेफिशिएंसी से आपकी इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, यानी कि आपका ब्लड जो है वो जल्दी क्लॉट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इनको आप स्मॉल अमाउंट में लेते रहिए विटामिन्स को, और अपनी बॉडी को ध्यान रखें। इस चैप्टर के बहाने से तो यही हमें सीख मिलती है कि अपनी बॉडी का आप ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें और अपनी स्टडी को रेगुलरली करते रहे। यहीं पे आज हम रुकते हैं, कल हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स और जो भी अपना बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो होपफुली था आज हो जाए, पर नहीं ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी पे आज हम स्टॉप करते हैं। कल हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स एंड उसका आगे वाला पोर्शन, उसके न्यूक्लिक एसिड्स क्या, ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।